जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हुए हैं संसाधन का। चलिए, तो आज हम लोग बिहार एसएससी ऑल एग्जाम के लिए संसाधन का टेस्ट लेके आए हैं। अभी जो बिहार कार्यालय परिचारी का वैकेंसी आया है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और समझने का प्रयास कीजिएगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एसएससी के सभी एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसमें संसाधन का पूछता है। ठीक है, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो है ही, बाकी सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जीके में एसएसटी के अंदर में आप देखिएगा, जनरल नॉलेज में संसाधन तो कॉमन चीज हो गया। ठीक है, जैसे अभी कार्यालय परिचारी का पहला लाइन जो शुरू होता है सिलेबस का, उस संसाधन और उसके प्रकार से शुरू होता है, तो अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वही कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। 3 अक्टूबर तक एक डिस्काउंट चल रहा है। आपके बगल में कोई बच्चा है ना जो कोई सा भी इस एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे इंटर लेवल का भी त्रिशूल बैच आ चुका है। ठीक है, कामयाब बैच है बिहार डीएलएड का, बिहार बीएड का संकल्प बैच आ चुका है। क्लासेस पहली क्लास कल हो चुकी है इसमें। उड़ान बैच का बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी चल रहा है। फाउंडेशन बैच चल रहा है बिहार एसएससी। एस्टेट की बैच हमारे यहाँ चल रही है। तो अगर कार्यालय परिचारी बैच की बात करें, 499 का है, 349 रुपया में आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 अक्टूबर तक। उसके बाद 499 ही लगेगा। ठीक है, तो केवल 3 अक्टूबर तक रात के 11:59 तक ये ऑफर है। आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपका ऐप का टाइम टेबल है। एक बार ऐप का टाइम टेबल भी आप लोग देख लीजिए। हिंदी भैया रिकॉर्डेड नहीं, लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको, लाइव ही पढ़ा दूंगा हिंदी। ठीक है, हिंदी में लाइव पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को दुर्गा पूजा के बाद से, फेस्टिवल के बाद से। ठीक है, 6 तारीख से कर दूंगा हिंदी का, 6 अक्टूबर से, मंडे से। आइए पहला क्लास देख लेते हैं। कहते हैं जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या होते हैं। देखो, जिम्मरमैन ने एक बहुत अच्छा संसाधन दिया, और मतलब डेफिनेशन दिया। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन जो है ना होते नहीं है, बनाए जाते हैं। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन बनाए जाते हैं, ये बात जिम्मरमैन ने कहा। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन क्या होता है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या होता है। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। पूरा सेंटेंस ऐसा है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं जो है ना, यही मेन चीज हो गया। इस सेंटेंस का मेन मतलब यही हो गया कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं यानी बनाना पड़ता है भाई संसाधन को। संसाधन होता नहीं, बनाया जाता है। हर चीज अवेलेबल है लेकिन हर वो चीज संसाधन नहीं है। संसाधन को बनाना पड़ता है तब जाके वो संसाधन कहलाता है। कैसे बनाते हैं? जैसे पहाड़ों पर से गिरता हुआ जो वाटरफॉल है, वो आपका जब से पृथ्वी बनी थी तब से ऐसा है, लेकिन वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। हमने उसको संसाधन बनाया। कब बनाया? जब हमने टरबाइन बना लिया। टरबाइन बना करके उस गिरते हुए पानी के का जो प्रेशर है उससे हम टरबाइन घुमाना चालू किए और बिजली बनाने लगे। तो अब वो गिरता पहाड़ों से, जो कि हजारों वर्षों से गिरता हुआ पानी था, जब से पृथ्वी बनी है लाखों वर्ष से वो पानी गिर रहा है। वो पानी कल तक हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जब आज हमने टरबाइन बना करके उसकी गिरते हुए प्रेशर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब हम उसको अपने यूज में ला रहे हैं। तो अब वो गिरता हुआ जो झरना है, वाटरफॉल है, वो अब हमारे लिए संसाधन है। जैसे मान लेते हैं कि पानी के अंदर में H2O है, H2O है ना, पता है ना आपको, पानी के अंदर में H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो पानी में जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं भविष्य के अंदर में, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पानी में छिपा हुआ ये जो हाइड्रोजन है, ये अभी हमारे लिए उतना बड़ा संसाधन नहीं है, या है ही नहीं। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो अब ये छिपा हुआ हाइड्रोजन भी हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो दुनिया में मौजूद है वो संसाधन नहीं है, उसको संसाधन बनाना पड़ता है। और यही बात जिम्मरमैन ने समझा दिया कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 1 का C नंबर। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 1 का C नंबर, संसाधन बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसाधन के उदाहरण।
कौन कौन से हो सकते हैं, संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा संसाधन के उदाहरण कौन होंगे भैया? केवल प्राकृतिक संसाधन। एक बात बताऊं, कभी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन दोगे, केवल वाला जहां ऑप्शन देखोगे 99% टाइम वो केवल कट जाएगा। ठीक है, तो अगर केबल कट जाएगा तो फिर आपका नेट नहीं चलेगा, केबल कट जाएगा तो आपका टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, केबल से टीवी चलती थी ना, केबल वाली टीवी आती थी पहले, तो देखिए केबल को काट दीजिए आप, यहाँ केबल है, यहाँ केबल है, यहाँ केबल है। ये केबल आता ही है माथा खराब करने के लिए, आपका ना पूरा दिन खराब कर देगा केबल, केबल केबल केबल। ठीक है, तो ये केबलवा से जो है ना आप बच के रहिएगा, ये केबलवा बर्बाद कर देगा आपको। हटाइए इसको केबलवा को। हाँ, 99% टाइम्स, अरे जाओ, मन नहीं है यार तुमको पढ़ने का, काहे पढ़ेंगे भाई, जाओ यार, हटाओ हटाओ, इसको पढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संसाधन के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं? मानवीय उपयोग और मूल्यवान व्यक्ति। तो संसाधन के कौन से उदाहरण हो सकते हैं? क्या प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत, आर्थिक, सब बात सही है, लेकिन केवल जो लगा दिया आगे में, केवल, ये केवल है ना दिक्कत कर रहा है। क्या केवल प्राकृतिक संसाधन ही है? क्या केवल मानवकृत संसाधन ही है? क्या केवल आर्थिक वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कि संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मानवीय उपयोग और मूल्यवान वस्तुएं, मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, और वो मूल्यवान हो, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो, कुछ ना कुछ उसका इकोनॉमिक्स हो, तभी वो जो वस्तु है वो संसाधन आपका कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहन कुमार, सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है कि संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? संसाधन को संरक्षित करने का अर्थ क्या है? कहते हैं केवल संसाधनों का संग्रह करना, यहां भी केवल लगा हुआ है। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? कहते हैं कि केवल संसाधनों का संग्रह करना, कहते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध उपयोग करना। ठीक है, कहते हैं कि संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? कहते हैं केवल संसाधनों का संग्रह करना। संरक्षण का मतलब बचाना होता है, बोलिए तो संरक्षण, जैसे अगर मुझे आपका संरक्षण करना होगा तो मैं आपको बचाऊंगा, तो यहाँ केवल संसाधनों का संग्रहण करना है, केवल लगा है, कट कर दीजिए, पूरा ऑप्शन खत्म। संसाधनों का विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध उपयोग, यही ना आंसर हो जाएगा, आप पढ़े थे थ्योरी में। असीमित उपयोग मतलब कोई चीज का असीमित उपयोग करिएगा तो रहेगा। संसाधन का विनाश करना, यहाँ कहता है संरक्षण, यहाँ कह रहे हैं विनाश करना, दोनों बात में कितना डिफरेंस है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोनू कुमार सर 349 पे कर रहा था, नहीं जा रहा था। अरे भैया कूपन कोड लगा लेते मोनू, कूपन कोड लगा लेते, वरना हमारे फोन पे हमारा जो नंबर है 9065588003 उससे मिल लेते। बहुत बहुत मुबारक, एशिया कप इंडिया जीत गया। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। हाँ, अब आप स्कैनर पे 349 का पेमेंट करके जुड़ जाते, क्यों 499 पे किए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संसाधन के प्रकारों में नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? संसाधन के प्रकार में नवीकरणीय संसाधन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो रिन्यू हो जाता है। कोयला एक बार जला दीजिएगा तो रिन्यू होगा? नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोलियम एक बार फूंक दीजिएगा गाड़ी में 1 लीटर तेल तो वो दोबारा बनता है? दोबारा बन जाएगा? जमीन के अंदर नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो ये कोयला पेट्रोलियम जितना बनना था पृथ्वी के साथ बन गया, अब नहीं बनेगा ये, अब वही इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा और चट्टान, चट्टान तो भैया ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक नवीकरणीय संसाधन है। विंड एनर्जी होगा, है ना, सोलर सिस्टम होगा, जियो थर्मल होगा, टीडल एनर्जी होगा, ये सब एनर्जी जो है आपका क्या कहलाएगा? सौर ऊर्जा। चलिए मैं एक प्रश्न, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी को आप एक नवीकरणीय संसाधन मानते हो या नहीं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या, यहां पर पूछा हूं, क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन है? जल्दी से बताइए। ठीक है,
प्रश्न मेरा है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन है? बताइए जल्दी से। आगे बढ़ता हूं, तब तक आपके आंसर में देखना चाहता हूं क्या कहना चाहते हो आप। सतत पोषणीय विकास, 5वां नंबर क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सतत पोषणीय विकास का अवधारणा वुडन लैंड कमीशन 1987, याद है? 1987 वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा सतत पोषणीय विकास दिया था। सतत पोषणीय विकास में कहा कि भैया पृथ्वी को ऐसे इस्तेमाल करना है कि पृथ्वी भविष्य के लिए भी बची रहे। ठीक है, कोई बोल रहा हाँ है? नहीं भैया, नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी भी तो वही बात हो गया ना कि भैया धरती के अंदर न्यूक्लियर मौजूद है कुछ, और वही न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं, वही न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये न्यूक्लियर चीज है जो धरती के अंदर अवेलेबल है, सर्टेन मात्रा में, बहुत कम, और हर जगह नहीं मिलती है। ये तो और जल्दी खत्म होने वाली चीज है। ठीक है, तो आंसर होगा नो। न्यूक्लियर एनर्जी एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये एक अनवीकरणीय है, खत्म होने वाली चीज है। क्या आप लोग कुछ भी आंसर कर रहे हो? आगे मत बढ़ो, जो चीज पूछ रहा हूं पहले उसका आंसर दो। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में कहा कि भैया ऐसा हमको विकास करना चाहिए जो भविष्य खतरा में ना रहे। बोला अच्छा ये बात है। तो वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट जो है ना, इस कमीशन रिपोर्ट में जो बुक छपी थी, इस कमीशन की रिपोर्ट की जो बुक छपी थी वुडन लैंड, उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि सर वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट जो छपी थी वो किस नाम से छपी थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से ये किताब छपी थी। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, याद रहेगा। अच्छा, इसी वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए सब देश बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि फोने पे बतियाओगे तो सतत पोषणीय विकास हो जाएगा, सस्टेनेबल जो तुम्हारा डेवलपमेंट है वो हो जाएगा, कहीं मिलवो करोगे? बोला ठीक है मिलो। नहीं होता ऐसा मोनू कुमार, 150 ये सब रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो फी है वो फी आप पे कीजिए। अगर कूपन कोड हमने दिया है तो उसका इस्तेमाल आप कीजिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। इन केस आप नहीं करते हो तो मीन्स आप डिस्काउंट नहीं चाहते हो, आप चाहते हो, आप पूरा पे करना चाहते हो, ये मतलब है इसका। ठीक है, और जो फी है 499 उससे ज़्यादा हम आपकी पेमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो करेक्ट आंसर होगा वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट। रिटर्न करने का कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे पास। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये कहा कि भैया फोने पे बात करते रहोगे, कुछ करवो करोगे। बोला ठीक है मिलो, कहीं पार्टी सार्टी किया जाए। तो बोला, तो फिर उसके बाद सभी लोगों ने गाना गाया कि पार्टी सार्टी करेंगे। ठीक है, तो पार्टी सार्टी कहाँ करेंगे? तो बोला पार्टी सार्टी कीजिए ना भाई, मना किया है कोई क्या? बोला कहाँ करोगे? बोला सबसे बढ़िया इंडिया में मत कीजिए, यहाँ सब जान जाएगा, चलते हैं थोड़ा बाहर मस्ती मौज करते हैं। बोला ठीक है चलो। तो बोला कि सन 1992 ईस्वी में, है ना, 1992 ईस्वी में सभी देश जो है ना, 100 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बोला पार्टी सार्टी करेंगे, है ना। तो वो 1992 ईस्वी में पार्टी सार्टी करने के लिए मौजूद हुआ। कहां पर जुड़ा भाई? 1992 में रियो डी जेनरो शहर था, रियो डी जेनरो। बोला पार्टी सार्टी करेंगे रियो डी जेनरो में, ये सभी लोग जमा हुआ 1992 में। रियो डी जेनरो कहां पर है? ब्राजील में है। तो ब्राजील में गया एकदम, बोला मस्त मस्ती मजा करेंगे भाई, है ना, मस्त मस्ती मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और क्या, अरे भैया ब्राजील में गए, ब्राजील शहर में, और यहां पर जाकर के रियो डी जेनरो में इन्होंने बोला कि पार्टी सार्टी करेंगे। जाकर के फिर क्या कर दिया? उन्नीस में रियो डी जेनरो ब्राजील में, रियो डी जेनरो ब्राजील में। ठीक है, बिहार एसएससी, है ना। देखिएगा रियो डी जेनरो 1992 में 100 से अधिक देश शामिल हुए, 100 से अधिक देश शामिल हुए। बोला फोन पे बात नहीं, पार्टी सार्टी होगा, अधिक देश जो है इसमें शामिल होगा। और सब बोला, गाना गाया कि पार्टी सार्टी करेंगे हम लोग। 1992 में शामिल हुआ, और उसके बाद यहाँ पर ही इन्होंने कहा कि भैया हम लोग तो पार्टी सार्टी करने आए थे, पार्टी सार्टी में बढ़िया मीटिंग हो गया, काम करो ना, पूरी दुनिया को बता दो कि हम लोग अच्छा काम किए। बोला कैसे? बोला इसको बोलो क्या, उसको बोलो क्या, उसको बोलो
बोलो क्या, उसको बोलो कि भाई अर्थ समिट हम लोग किए हैं, एकदम बुरा, एकदम बड़ा सा भौकाल टाइप का नाम होना चाहिए। बोला ठीक है बोल दो, तो बोला ठीक है बोलो अर्थ समिट किए। तो बोला अर्थ समिट किए हम लोग कब, 1992 ईस्वी में। कहाँ किए, बोला रियो डी जेनरो में, है ना। बोला घर जाएंगे तो जनता सब पूछेगा कहाँ गए थे, ब्राजील में पार्टी सार्टी करने। बोला बुड़बक कहीं का, हम लोग गए थे क्या करने, घूमने गए थे क्या, हम लोग काम से गए थे भाई, हम लोग अर्थ समिट करके आए हैं। तो बोला ठीक है, पहला अर्थ समिट हो गया। ये बोला क्या, पहला अर्थ समिट हो गया, दूसरा अर्थ समिट फिर बाद में करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला अर्थ समिट कब हुआ, तो कहिएगा पहला अर्थ समिट जो हुआ वो 1992 ईस्वी में ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनरो शहर में हुआ। और 100 से अधिक जो है ना देश के अध्यक्ष थे, यानी लीडर थे, टॉप लीडर आए थे और वहां पर ब्राजील में बोला कि भैया ये वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 जो आया है, 87 ना था जी, कुछ और था, भूल तो नहीं रहे हैं, थ्योरी में याद है ना आपको, 87 था या कुछ और था, 67-68 नहीं था, देख लीजिए एक बार, याद है तो आप लोगों को हमको बता दीजिए, अगर हमसे गलती हो रही है तो। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताइए फिर हम लिख देंगे। वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट कल थ्योरी में पढ़ाए थे, कितना था। हाँ, तो बोला कि भैया ये सतत पुष्य विकास जो एक बोल रहा है, चलो इसको कुछ करते हैं। तो 100 से अधिक देश मिला, 1992 में रियो डी जेनरो ब्राजील में अर्थ समिट कर लिया। अब बोला क्या, कुछ यहाँ से जो किए हो इतना पार्टी साटी, हाँ 999 कटा है भाई, क्यों कटेगा मोहन कुमार, 999 है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए, बोला कि पार्टी सार्टी करोगे तो भाई कुछ तो बोलो कि भाई अर्थ समिट में किए क्या। तो बोला एक तो ऐसे नाम दे दो, कौन सा नाम दोगे, तो बोला क्या ऐसे करो ना, कुछ बोल दो ना कि हम लोग कुछ निकाले हैं। 21 पॉइंट निकाल दिया, बोला क्या एजेंडा 21 बोल दो, एजेंडा 21। बोला ठीक है एजेंडा 21 बोल देते। तो बोला कि ठीक है, एजेंडा काम किए तो दिखना चाहिए ना। तो बोला एजेंडा 21 क्या है भाई, एजेंडा 21 मतलब 21 टाइप का काम का पूरा एजेंडा बना दिया। बोला एजेंडा 21 घोषित हुआ। तो रियो डी जेनरो अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 घोषित हुआ। एजेंडा 21 क्या है, पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, सतत पोषण विकास का 21 कार्यक्रम है जिसको पूरी दुनिया में लागू करना था अपने अपने देशों में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजेंडा 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सतत पोषण विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए का नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हर 1 साल पर चुने जाते हैं। इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी उड़ान बैच है हमारा, उड़ान बैच। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा। ठीक है, मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। 499 की बैच है, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड रहेगा, नोट्स मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी है, टेस्ट सीरीज है, सब चीज अवेलेबल है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड। ड्रीम सेवक का आदत ही है कि किसी भी एग्जाम को लेकर के हूबहू सिलेबस की लाइन पर चलता है। सिलेबस एक डोर है, उसी डोर पे हम लोग चलते, ना इधर ना उधर। इधर उधर चलेंगे तो गिर जाएंगे, मंजूर है, लेकिन चलेंगे उसी पतली डोर पर। तो हम लोग हमेशा सिलेबस से चिपके हुए रहने वाले इंसान हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड ड्रीम सेवक एकेडमी की पूरी टीम काम करती है। 499 का बैच है हमारा, और हमारा अभी डिस्काउंट में हमको लगता है मात्र 349 रुपए में। भारत माता की जय बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग हैं आपके आस पड़ोस में पूरा गांव में अनाउंस करवा दो, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा मेरा तो जलवा। ये बैच ज्वाइन करके एकदम जलवा ही जलवा होगा। ठीक है, एकदम निकालेंगे भाई, बिहार एसएससी कार्यालय परिचय निकाल रहे हैं भाई। कटअप ज्यादा जाएगा, मेहनत करना होगा। नंबर तो सबका अच्छा आ जाएगा, लेकिन लिस्ट में कौन आएगा, जो बहुत मेहनत करेगा। हम सबको पढ़ा रहे हैं लेकिन सब नहीं निकलेगा, कुछ ही निकलेंगे, वो मेहनत करने वाले लोग निकलेंगे, सिर्फ मेरे मेहनत से नहीं होगा। नहीं भाई मोहन कुमार, ऐसा नहीं है। 699 का था मेरा उस समय, 999 कटा। मोहन, हो सकता है कूपन कोड नहीं लगाया होगा आपने। कहते हैं अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है, अजैव संसाधन, जैव अजैव। मुझे एक बात बताइए, जैव अजैव का मतलब समझते हैं आप? जैव, जैव का मतलब होता है बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो। अब बताइए लाइफ किसके किसमें है? पेड़ पौधा में है,
है ना। तो एक बार एक काम करिए ना, क्या पेड़ पौधा बोलिएगा, झाड़ी बोलिएगा, और बोलिए वनस्पति, ठीक है। और उसके बाद बोलिए एक बार क्या, जीव, जीव जंतु, जीव जंतु, इसमें सब समा गया, है ना। हम लोग भी जंतु में ही आते हैं, जीव भी हैं जंतु भी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लाइफ, वनस्पति, जीव जंतु, ये हो गया। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब हो गया बायोटिक रिसोर्स, है ना। इंसान, क्लियरली अलग से एक बार लिख देता हूं, इंसान, ये सब क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स। दूसरा क्या है, ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक क्या होता है, जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ए बायोटिक, या इसको हिंदी में बोलते हैं अजैव, अजैव, जैव मतलब जिंदा, भैया जो जिंदा नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ये लाइफ मतलब जिंदगी हो गया, नहीं, हमको लगता है इसको बदल देना चाहिए, यहाँ हमको लिखना चाहिए, ज्यादा सटीक होगा अगर हम यहाँ लिखेंगे लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिसमें सांस होती है, जान होती है, जीव। ये नॉन लिविंग हो गया जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कि आपका पहाड़ हो गया, जैसे आपका नदी हो गया, है ना, ये जैसे आपका मरुस्थल हो गया, मरुस्थल, ये सब चीज जो है ना आपका क्या हुआ, अजैव संसाधन हो गया। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, सब कल पढ़े ही हैं तो क्या इतना बोलेंगे, 50 क्वेश्चन है, समय भी लग जाएगा, फटाफट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा खनिज संसाधन। अजैव का उदाहरण, पशुधन जान है, वनस्पति में जान है, मछली में जान है, लेकिन खनिजवा में जान है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास, ये जो शब्द है इसका मेन उद्देश्य क्या था, अधिकतम संसाधन का उपयोग करना। देखो कभी भी संसाधन का उपयोग तो पूरा दुनिया वाला ऐसे करता है, मतलब ऐसा इंतजाम करना था कि संसाधन का कम में उपयोग हो, ठीक है। अरे भाई ले लिए मतलब क्या लिख रहे हो, ले लिए मतलब ले लिए, कूपन कोड है लगाओ, समझ में नहीं आता, घर जाकर के नहीं लिए, कूपन कोड दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है, ये आप ही के लिए डिस्काउंट। अगर हम अपनी तरफ से 100-200 रुपया छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपके लिए है, बशर्ते आप उसको लो ना। नहीं ले पा रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, एक दिन मत लो कोर्स, अगले दिन लो, अगर 100-200 रुपये बचाना ही है तो हम दे रहे हैं सामने से। न जाने कितनी वीडियो में ये बात बोल रहे हैं कि भैया ऑफर आया है, ऑफर में लीजिए, कूपन कोड लगा के लीजिए, ठीक है। सतत पोषण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम संसाधन उपभोग, कि संसाधन का ज्यादा उपयोग करें, नहीं भैया। संरक्षण करने का मतलब है कि कम से कम उपभोग कीजिए, संसाधन को रहने दीजिए, तो ये आंसर नहीं होगा। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका। फिर कहता संसाधन का संपूर्ण उपयोग नहीं, फिर कहता केवल, केवल है तो इसको ऐसे कट कर दीजिए, आगे नहीं पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर होगा सतत पोषण विकास का मतलब है कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास, पर्यावरण को बचाते हुए विकास करना है। तो करेक्ट आंसर होगा 7 का बी नंबर। सवाल पे अड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर के सामने से निकल रहा है, अगर जो आप यहां नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। फिर तो गाना भूल जाइए कि यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या। अगले प्रश्न पे आते हैं, 8वां नंबर। कहते हैं डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, अगर संसाधन का अपना विवेकहीन, है ना, दोहन किया, मतलब बिना दिमाग लगाए संसाधन को उड़ाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं, तो वो आपको डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं तो क्यों डाकू वाली कहेंगे भैया, संसाधन का व्यापार हो रहा है, संसाधन का विवेकपूर्ण, अरे दिमाग से तैयार, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, इसको संरक्षण बोलते हैं। संसाधन संरक्षण का ये डेफिनेशन हो गया। यहाँ कहता है डाकू वाला यानी विवेकहीन, विवेकहीन मतलब बिना दिमाग लगाए और बेमतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। बांगर और खादर, ये कौन सा मिट्टी का प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बांगर और खादर जो है ये जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल का इस्तेमाल है। जल्दी से बताइए, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, OBC, OBC, O फॉर ओल्ड, B फॉर बांगर, O फॉर ओल्ड, B फॉर
बांगर। जो ओल्ड मिट्टी होगा उसको बांगर बोलेंगे। तो मुझे ये बताइए बांगर कैसी मिट्टी है? तो आंसर होगा ओल्ड मिट्टी का नाम है। ओल्ड जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? न्यू। ठीक है, तो आपको बस ओल्ड याद रखिए कि बांगर ओल्ड होता है तो खादर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन में पूछेगा भैया। ठीक है, अगले प्रश्न में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। अब भैया अगली लाइन क्या है? हम भूल रहे हैं। काली बीवी का भी नाम है, मतलब गजब था वो सॉन्ग अमिताभ बच्चन का। मतलब जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। खंबे से लगा दो, कैसे बोलते हैं? छत से लगा दो। खंबे का क्या काम है? काली वाला में क्या बोला था? जिसकी बीबी काली उसका भी। अगली लाइन भूल रहा हूं मैं, सुनूंगा अभी इसको खत्म करके मैं सुनूंगा कि भाई क्या उसमें जो सिंगर था काली बीवी का भी क्या मतलब फायदा बता रहा था, पता नहीं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, हाँ शायद कुछ ऐसा काजल टाइप का था क्या? काजल जैसा लगा लो। का मतलब जिसकी बीबी काली, बिंदी टाइप से लगा लो, फिर उसमें तुमको काजल का क्या काम है, शायद यही वो लाइन था। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी को कहा जाता है भैया रेगुर सॉइल कहते हैं। इसी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल। किसी को याद आ रहा है वो लाइन क्या? जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। ये नहीं, अगली लाइन मुझे बताओ मोनू। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, फिर क्या उसका इस्तेमाल क्या बताया था? उसके फायदे क्या बताए थे वो बता दो। शशि गुप्ता, खादर बांगर जान रहे हो? इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, इसी को कॉटन सॉइल बोलते हैं। महाराष्ट्र वगैरह में खुब्बे पाया जाता है। किसी को नहीं याद है? किसी को नहीं? भारतीय गाना का कोई शौकीन नहीं यहाँ पे? हद है। आगे बढ़ते हैं। मोनू कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर, कौन सी मिट्टी चाय और काजू की खेती के लिए उपयुक्त है? देखिए भैया ये हमको लगता है ना यहाँ लाल वाल का मामला बन सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? लाल का मामला है या लेटराइट? लेटराइट मिट्टी होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में चाय और काजू, काजू काजू काजू। ठीक है, काजू। अगला प्रश्न, रौनक कुमार, हाँ सब पढ़ने वाला बच्चा है, किसी को गाना वाना से कोई मतलब नहीं, सिंगिंग किसी को नहीं आता है। हद है। अपने स्कूल में हम लोग को जबरदस्ती गवाया जाता था सैटरडे सैटरडे को, सरकारी स्कूल में, याद होगा। पूरा सिंगिंग डांसिंग का प्रोग्राम, पूरा गा, नाच नहीं करोगे लेकिन गा के सुनाना होगा, सबका बारी आता था। तो हम लोग वैसे स्टूडेंट थे, अब इतना शर्मीला क्या ही गाएं, इतना गाना गाते आप। तो उसमें हम लोग को कोई कविता वविता, हम तो सर गाना नहीं गा पाएंगे, हमारा आवाज़ भारी है, कोई कविता सुना देते हैं। हाँ, तो भाई उसमें भी ढंग का कविता सुना रहे हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डिगो ना, आंधी पांधी आंधी से खड़े रहो तुम अविचल होके सब संकट तूफानों से। उस टाइप के विद्यार्थी थे, बहुत शर्मीले, क्या ही बोलेंगे, गाना तो मुंह से निकलने से, ऐसे भी अच्छा नहीं गाते थे तो क्या ही बेइज्जती करें, है ना। बड़ा मायने रखता था, लड़की वगैरह रहता था उसके सामने, अरे भाई सबके सामने बेइज्जती हो जाएगा, स्कूल में लड़की के सामने बेइज्जती नहीं होना चाहिए, है ना। तेरा तो इज्जत गया भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है? मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है? मृदा को, है ना, मृदा अपरदन कैसे रोके? तो भैया अधिक कीटनाशक का उपयोग करके। ठीक है, अधिक कीटनाशक, मृदा अपरदन, मृदा को आप बर्बाद होने से, कटने से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? अधिक कीटनाशक का उपयोग करके। भैया कीटनाशक ज्यादा उपयोग कीजिएगा ना, इससे मिट्टी खराब हो जाएगा, तो आपको ये अपरदन नहीं रोक पाएगा, इससे तो अपरदन और ज्यादा अपरदन होगा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। वृक्ष लगा करके, हाँ वृक्ष लगा करके आप मृदा अपरदन को, मिट्टी को कटने से रोक सकते हो। वनों की कटाई करेंगे भैया तब भी आपका मृदा अपरदन बढ़ेगा, जंगले खत्म हो जाएगा, पानी आएगा पूरा मिट्टी काट के ले जाएगा। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल को उड़ाया जाता है, जंगल को आग लगाया जाता है। बताइए जंगले नहीं रहेगा
तो फिर क्या होगा, मृदा अपरदन होगा ना, मृदा कटेगा ना, बारिश होगा मिट्टी कट जाएगा ना। यहाँ पशुचारण होता, अति पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है। पशुचारण ज्यादा होगा तो फिर हवा चलेगी तो फिर ऊपर की जो बालू वाली मिट्टी है उसको ले जाएगा। जो अगर दुबरी उबरी घास वास नहीं रहेगा, तो घास वास रहता है तो कम से कम हवा से मिट्टी बच जाता है, हवा से वो मिट्टी कट के भागता नहीं है। तो भैया इस सब कारण अधिक कीटनाशक का उपयोग करेंगे, जमीन जो है ना, मिट्टी जो गहरी मिट्टी है वो आपका बलुई हो जाएगा, फिर ये उड़ने लगेगा हवा के साथ, और ऐसे भी ये जो है ना उड़ने लगेगा। वही कारण समझिए इसमें। वनों की कटाई करेंगे, जो वनों की जड़ें हैं, पेड़ पौधों की जड़ें, वो मिट्टी को जकड़े रहती है। ये बात बचपन में आपने पढ़ा होगा। जब वन ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कहां से जकड़ा रहेगा, बारिश आंधी तूफान आएगा उड़ जाएगा। स्थानांतरित कृषि, जंगल को आग लगा दीजिएगा तो क्या ही बचेगा। ऐसे ही इतना गर्मी में, हीट में उस जगह की मिट्टी पक जाती है और सारा नमी खत्म हो जाता है। बारिश आएगा, आंधी तूफान आएगा, आसानी से वो पहाड़ों की मिट्टी कट के जा सकती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादातर पहाड़ों में ही होता है, जंगली इलाकों में होता है, ठीक है, जहां कभी आज तक खेती नहीं किया, जहां तक इंसान पहुंच के उस जंगल का इस्तेमाल नहीं किया, वहां आग लगा करके वहां पर खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि से भी मृदा का अपरदन होता है भैया। तो यहां पर कहता है कि स्थानांतरित कृषि ये भी नहीं होगा, वनों की कटाई भी आंसर नहीं होगा। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय यही है कि भैया ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, है ना। ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर किसने प्रकाशित किया? वुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट। कोई नहीं मुझे बताया कि भैया ये कब प्रकाशित हुआ था, वुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, कोई तो बता दो यार। कल ही पढ़ाए थे, कब प्रकाशित हुआ था। कोई नहीं मदद करने वाला है, कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे ये बता सके कि कब प्रकाशित हुआ था। कोई नहीं बताएगा। हद है, हद है। वाह, खाना बना रहे हैं और क्लास भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा। ये यूनेप क्या है? यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी है ये। आईयूसीएन, आईयूसीएन जो है ना, आईयूसीएन ये जो है ना रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। ये संसार प्राकृतिक जानवर और इंसान, जानवर और पेड़ पौधे को, वनस्पति और जानवरों को संरक्षित करने का काम करती है आईयूसीएन नामक संस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो एक प्रश्न पूछता है, ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। दोस्तों 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 चलें। करेक्ट आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर किस नाम से प्रकाशित हुआ? वुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट से। अरे कब आया था वुडनलैंड कमीशन? हाँ, एक बच्चा बोल दिया, बहुत सारा आ रहे हैं, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। 1987, तो मैं सही तो था 1987 में वुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? डेफिनेशन दे दिया भैया। पूछता है राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है? 14वां नंबर सवाल। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? तो सागर तट से 12 समुद्री मील के भीतर के संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, 12 समुद्री मील के भीतर अगर कोई संसाधन है तो आप ही के पापा का होगा, वरना दूसरे देश का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 14 का सी नंबर। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजेंडा 21। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, अगर समुद्र के 200 मील मतलब 200 समुद्री मील, 200 एनएम, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल मील से अगर बाहर की संसाधन होगी तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ए नंबर, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन का एग्जाम्पल है। और कई बार अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कई बार यही प्रश्न पूछा है कि 200 नॉटिकल माइल से बाहर की जो संसाधन होगा वो कौन सा संसाधन होगा? तो कहिएगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। खेत और मकान ये आपकी प्राइवेट संसाधन हो गई। रेलवे और सड़कें ये आपकी जो है आप कहिए कि भैया आपके देश की संसाधन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 का मुख्य वही बात था, बोला कि चलो पार्टी सार्टी कर दें, तो फिर बोला क्या करोगे? घर जाओगे तो बोलोगे क्या कि क्या किए थे आज?
है ना, ये जो गए ब्राजील में इतना पैसा खर्च किया है, पब्लिक पूछेगा तो क्या बोलोगे? बोल देंगे कि भाई हम लोग जो है ना पहला पृथ्वी सम्मेलन करने गए 1992 में, जो हम लोग आज मिले 1992 में हम लोग फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन किए। कहाँ किए? तो रियो में किए। रियो कहाँ है? ब्राजील में है। ये नहीं बोला कि पार्टी सार्टी करने गए थे, बोला नहीं, हम लोग गए थे रियो 1992 में, है ना, हम लोग पार्टी सार्टी करने गए थे, ये बात नहीं बोला। बोला हम लोग बहुत काम किए, तो बोला काम दिखाओ, बोला एजेंडा 21। एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना था, बचाना चाहता था, सभी देशों को सतत विकास के निर्देश देना था। 21 ठो एजेंडा था, सब देश को ये निर्देश दिया गया, भैया अपने अपने यहाँ ई चीज को लागू कर दीजिए। तो फिर बोला जलवायु परिवर्तन पर समझौता करने गया था, कोई कन्वेंशन हुआ था क्या? या ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना था? तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं था, ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ाना था, जलवायु परिवर्तन पर कोई समझौता करने गया था। एजेंडा 21 है क्या? ये 21 ठो जो लिस्ट है, ये लिस्टवा के बारे में प्रॉपर बात मुझे बताइए। ये लिस्टवा जरूर पर्यावरण के संरक्षण से था, लेकिन ये लिस्टवा में ये सब बात लिखल था कि सभी देशों को सतत विकास के निर्देश देना, यानी ये जो एजेंडा 21 है इसमें ये बात लिखा था कि सभी देश अपना घर जाइएगा ना, ये 21 ठो एजेंडा अपने अपने यहाँ जरूर लागू कीजिएगा। तो सभी देशों को इस मीटिंग में जो पहली पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया कि ये 21 चीज यथासंभव अपने यहाँ लागू कीजिए, तो ये निर्देश दिया गया था सभी देशों को, वरना सब अपनी मर्जी का करता। तो इसीलिए कोई कॉमन टारगेट सेट करना था, तो ये टारगेट बनाया गया कि भैया इसको अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, इसको पाना है आपको, ठीक है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंजलि गहलोत जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे नए स्टूडेंट है ना मौजूद हैं इस ऐप वाली क्लास में। अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए ऐप पर, इसी तरह की क्लासेस हर दिन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी रेगूर कहा जाता है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? आंसर होगा आयरन, फेरस की अधिकता के कारण ये लाल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब बनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब लेके आया हूं। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? करेक्ट आंसर होगा सन 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी। अगला सवाल है, अच्छा 1972 पता है क्या है यहाँ पर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको इंग्लिश में लिखे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। प्रोटेक्शन एक्ट बहुत फेमस है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, जीव जंतु वाला जहां चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया था? प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं सर जी। कहते हैं भारत में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब खराब हो जाना, है ना, खराब हो जाना, खराब भूमि जो है वो खराब हो गई है, क्या कारण से हुई है भारत में? वृक्ष की कटाई, वृक्ष लगाने से भूमि खराब होती है? नहीं भैया, ये उल्टा बात नहीं पढ़ाई है हमको, सर पहले पढ़ा दिए, ठीक है। फिर कहता है वनों की कटाई करने से भूमि खराब होती है, बहुत बढ़िया। समुच्च रेख जुताई, अब बताइए पहाड़ में अगर ऐसा जुताई कर दिए, सभ्य पानी सभ्य जितना भी पोषक तत्व होगा वो पहाड़ का ढलान में नीचे नहीं आ जाएगा? पता चला कि भैया नीचे वाला खेत वाला आदमी जो है ना, जिसका सबसे नीचे खेत है पहाड़ पे, वो गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समुच्च रेख की खेती करते हैं, ऐसे जुताई करते हैं, काउंटर प्लॉगिंग करते हैं, ऐसा वाला जुताई चलता है भाई। यहाँ से पानी छोड़ा ऐसे 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 करके आएगा, ये भाग ही नहीं सकता, पानी घूमते घूमते अपना प्रेशर डाउन कर लेगा, तो ये काउंटर प्लॉगिंग होता है। इसको समुच्च रेख जुताई कहते हैं। ये समुच्च रेख जुताई पहाड़ों पर किया जाता है, पहाड़ों पर जुताई होता है, पहाड़ों पर। इसको भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? इससे क्या ही भूमि निम्नीकरण होगा, इससे तो भूमि को बचाते हैं। और जिस दिन सीधा जुताई करके सीधा पानी पंपिंग सेट यहाँ लगा के छोड़ दिए, उससे आधा मिट्टी कट के पता चला कि नीचे वाला का घर वर सब डूबा गया, ठीक है। तो ये नहीं, ऐसे काउंटर प्लॉगिंग करने से मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो ये बात बताइए, समुच्च रेख जुताई से कभी भी लैंड खराब होगा क्या? ना भैया, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बको। जल को संरक्षित करेंगे तो इससे कहां से हमारा जमीन खराब हो जाएगा? ये तो पता चला अगले कहानी कुछ और बोल रहा है। वृक्षारोपण,
वृक्षारोपण, भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वृक्षारोपण। अब बताइए, वृक्ष को लगाएंगे तो वृक्ष की जड़ें जमीनों को जकड़े रहती है। अब जमीन को जब जकड़े रहती है, आप बताइए मुझे, तो इससे कहाँ से मिट्टी खराब होगा? तो मिट्टी मजबूत होगा भैया, मिट्टी का क्षय नहीं होगा, ठीक है, जाने नहीं देगा मिट्टी को कहीं। तो भूमि निम्नीकरण कैसे होगा? वन की जो कटाई करते हैं इससे भूमि खराब होती है, चल जाती है। वन कम होगा, जमीनें जकड़ी, जमीनों को कम जकड़ा रहेगा, आंधी तूफान बारिश में मिट्टी जाएगा आपका, तो भूमि का खराब हो गया आपका लैंड डिग्रेडेशन। आप उस जगह पे खेती तो नहीं कर पाओगे, मिट्टी कट का ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे 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 हो जाए भैया, लगे कि कोई खदान था यहाँ पे, तब क्या करोगे? उसमें खेती लायक जमीन रहेगी नहीं, उसको भूमि निम्नीकरण कहेंगे। कहते निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? भैया खेती के लिए सभ्य से बढ़िया मिट्टी हो जाएगा कौन सा? लाल, काली, लेटराइट या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी को बेस्ट मिट्टी माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। कॉटन सॉइल जो है सबसे बढ़िया, इसमें ह्यूमस कम होता है, इसमें भी कम। मरुस्थलीय में तो भैया डिजर्ट हो गया, यहाँ तो पानी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये तो ऐसे बलवा में क्या ही होगा। रौनक कुमार, मुस्कान आफरीन, प्राती। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? हर साल 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। कब? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं हम लोग, है ना। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 1 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं हम लोग 1 मई को। आगे बढ़े, मजा आ गया? ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी नमक के प्रभाव से खेती के लिए अनुपयुक्त होती है? अनुपयुक्त मतलब क्या? उपयोगी नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है। कौन सी मिट्टी नमक के प्रभाव से यूजफुल नहीं है? कौन सी मिट्टी में नमक है? लवणीय मिट्टी। नामे से पता चल रहा है लवणीय मिट्टी, लवण है, लवण मतलब क्या? नमक। तो करेक्ट आंसर होगा लवणीय मिट्टी में नमक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेबर का स्पेलिंग सही लिखिए मोहन। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल, कहाँ पाया जाएगा? याद रखिएगा ढक्कन का, अरे भाई ढक्कन नहीं है, डक्कन है ना, डक्कन। आपको लगा सर मेरा नाम कैसे ले रहे हो आप? नहीं, आपका नाम नहीं लो, डक्कन का पठार है, ठीक है, डक्कन का पठार। तो डक्कन के डक्कन प्लेटू के अंदर में नहीं मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी। हिमालय के मैदान में, पश्चिमी घाट में नहीं मिलेगा, पूर्वी घाट में नहीं मिलेगा। इधर किधर हो जाइएगा, बोलेगा पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिमालय के मैदान। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हिमालय के मैदान। आइए ना हमरे बिहार में, यूपी में आइए, बिहार में आइए, यहाँ देखिए ना आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। आइए ना हमरे बिहार में, हो गया, यूपी बिहार में आओ ना भैया, मिलेगा ना तुमको जलोढ़ मिट्टी। देखो ना कितना जलोढ़ मिट्टी चाहिए तुमको, ठीक है। आइए ना हमरे बिहार में। 23 नंबर, जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है भैया? जल को संरक्षित करने के लिए 23 नंबर में, जल को संरक्षित करने के लिए कौन सा उपाय? वृक्ष को लगा दीजिएगा, वृक्षा का रोपण कीजिएगा, वृक्षा का रोपण कीजिएगा। यानी वृक्ष लगाने से क्या आपका जल संरक्षित होगा? सीधा सीधा होगा? नहीं होगा। वन का कटाई कर दिया, वन गांव घर में बोलेगा वन का कटाई किया है, वनों की कटाई से आपका जल संरक्षित। अधिक सिंचाई कर दिया, ये तो
जो पनवा है उसको आप खत्मे कर रहे हैं इतना सिंचाई करके, तो इससे भी नहीं होगा। आप जलाशय का निर्माण कीजिए, बड़े बड़े डैम बनाइए, वहां से आपका वन जो है जल संरक्षित होगा। ठीक है, इसका आंसर कोई नहीं जानता होगा तो कैसे डील करेगा इसको? बोलेगा वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना। फिर बोलेगा वनों की कटाई, तो वन की कटाई करें। फिर कहता अधिक सिंचाई, जल संरक्षण के कौन से उपाय सबसे अच्छा तो भैया जल 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 आशय मतलब डैम बना लीजिए ना। तो 23 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, ज्योति सिंह। ओ ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह लेट आए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त आए भाई, आए तो। अरे भैया, मोनू कुमार कह रहा है कि ज्योति बाबू का तबीयत कैसा है? ये बाबूजी वाला बाबू है कि दूसरा वाला बाबू है? मतलब 21 दिन में दोस्ती हो गया, पड़ोसी है क्या? पढ़ लो। 24 नंबर, भारत में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि कहाँ? भारत में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि कहां पर है? तो लद्दाख में जाइए ना, लद्दाख। लद्दाख के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा यूटी है, सबसे सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है लद्दाख, 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 लद्दाख। सोनम वांगचुक का संबंध कहां से है? लद्दाख से। भी बहुत इशू चल रहा है वहां पर। ठीक है, डिंपल यदुवंशी। आगे बढ़ते हैं। सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 किसने स्वीकार किया था? क्या ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था? क्या ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के द्वारा, या आयुषीएन के द्वारा? क्या आयुषीएन वही करता है, पेड़ पौधे और जानवरों को लुप्त होने से बचाता है। ठीक है, इसका संरक्षण करता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको हेल्थ से मतलब है, हेल्थ से मतलब आपका जानवरों का हेल्थ से मतलब है। ये काहे जाएगा भैया पोषण विकास में? बोलेगा काहे माथा खपाएंगे, हमारा ये एरिया ही नहीं है, दिस इज नॉट माई एरिया। ओके, नहीं जाएगा ये। आयुषीएन बोलेगा ये हमरो एरिया नहीं है, हमको जंगली जानवर और जंगल से पेड़ पौधे को की प्रजातियों को बचाने से मतलब है। हम काहे जाएंगे भैया तुम्हारा माथा घुसाने के लिए सतत पोषण विकास में, हम जबे नहीं करेंगे। यूनेस्को बोलेगा वाह भाई वाह, तुम लोग तो बड़ा हीरो बन रहे हो, ऐसा लगता है कि सब काम दुनिया का ठिका हम ही लिए हैं। यूनेस्को बोलेगा मेरा नाम सुनो पहले। क्या यूनेस्को बोलेगा? मेरा नाम है यूनेस्को। मैं हूं कौन? मैं हूं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन। यहां से देखना है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलेगा हमको एजुकेशन से मतलब है, हमको साइंटिफिक चीजों से मतलब है, साइंटिफिक साइंटिफिक होना चाहिए, है ना। फिर बोलेगा हमको कल्चर से मतलब है। ये बताओ मेरा नाम में कहीं तुमको दिखा कि हम सतत पोषण विकास करने वाले व्यक्ति हैं? तो काहे मेरे से ज्यादा उम्मीद रख रहे हो? यूनेस्को बोलेगा हमको भी हमसे भी उम्मीद नहीं रखो भाई, बाद में दिल टूटेगा, फिर कहोगे दिल टूट गया। तो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास का सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कार्यक्रम, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, भाई क्या होगा भूल रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, सम्मेलन ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, UNEP कॉन्फ्रेंस है ये सम्मेलन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, दिल टूट गया। चलिए 26वां नंबर, भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? भूमि निम्नीकरण हो जाता है, निम्नीकरण मतलब खराब हो जाता है, इसका मतलब कई बार बताएं, खराब, खराब हो जाना। मुख्य कारण क्या है? जल को बचाएंगे भैया, जल बचाओगे तो काहे जमीन खराब होगा? कुछो बोल रहे हो भाग। खनन, हाँ, और पूरे इलाके को खोद दिया पकड़ करके और निकाल लिया कोयला, ट्रक में भरा चल गया। ठीक है, तो ये खनन जो है, खनन, ये खनन जो है, खनन
इससे आपका जमीन खराब होता है। वृक्ष लगाने से कहाँ ही खराब होगा, कृषि का विस्तार करने से नहीं होगा, खनन करने से भूमि का निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक पशुधन वाला देश, पशुधन सबसे ज्यादा भैया भारत में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है, एंड्रिन, एंड्रिन नामक। अगला क्वेश्चन, समुच्चय की खेती है ना, समुच्चय की खेती, काउंटर प्लॉगिंग जो होता है, ईहा वाला खेती, ई खेती का उद्देश्य क्या है भैया, यू खेती काहे करते हैं, जल का अपव्यय रोकने के लिए, जल ज्यादा बर्बाद ना हो, कृषि विस्तार करना हो, है ना, मिट्टी का संरक्षण करना हो, या वनों की कटाई। अरे भैया वनों की कटाई बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है, काटते चलो काटते चलो, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या होगा भाई, भाई कोई है जो दे सकता है इसका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा अंजलि, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा समुच्चय की खेती करते हैं ताकि मिट्टी नहीं कटे, मिट्टी का संरक्षण होता रहे और खेती भी हो जाए। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को खादर कहते हैं भैया, OBC, O फॉर ओल्ड, B फॉर बांगर, O फॉर ओल्ड, B फॉर बांगर, O फॉर ओल्ड, B फॉर बांगर, बांगर OBC में O फॉर ओल्ड, B फॉर बांगर। तो खादर जो हो गया वो नई हो गया, न्यू 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 न्यू। तो करेक्ट आंसर होगा कि नई जो लोड मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। हो गया, आसान था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों का विवेकपूर्ण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। ये तो सभ्य बढ़िया बढ़िया बात लिखा हुआ है, तो हमको लगता है करेक्ट आंसर D नंबर हो जाएगा। ये सतत विकास का काम है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, 32वां नंबर प्रश्न। तो करेक्ट आंसर होगा, जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। जैव विविधता के, है ना, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैव विविधता के संरक्षण का, जैव विविधता को बचाना है भैया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बायोडायवर्सिटी को बचाने का, पारिस्थितिकी संतुलन, है ना, बनाए रखने के लिए हम जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बचाना चाहते हैं। औद्योगिक विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने के लिए। भैया ये क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिखोगे तुम, तुम्हारे हाथ में कलम है तो कुछ भी लिख दोगे कि जलवायु परिवर्तन को तुम बढ़ाना चाहते हो, मतलब हम लोग जिंदा रहने का हक नहीं है। अरे यार बढ़ा दो केवल, अरे भाई केवल जाओ तुम यार, केबल काट देंगे हम, ठीक है, केबल काटो भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे तो पेड़ उड़ाएंगे भाई, सारा पेड़ काट के लाएंगे आप, जंगलों में जाके फैक्ट्री लगाएंगे, इतना धुआं प्रोड्यूस करेंगे, कोई बायोडायवर्सिटी नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, सब खत्म। तो याद रखिए जैव विविधता के संरक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखा जाए, ठीक है। इसीलिए जैव विविधता, जो एक स्पीसीज है वो गायब होने लगता है तो उसको बचाते हैं, है ना। सांप अगर गायब हो जाए तो मेढक बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। शेर बढ़ जाएगा तो हिरण और जो छोटे मोटे जंगली जानवर हैं वो गायब हो जाएगा भाई, इतना शेर हो जाएगा तो। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कोई बात नहीं घर पे नहीं थे। बायोस्फीयर रिजर्व्स BR कितने, 18 हैं भाई। ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी 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 इजी, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पूछेगा बिहार SSC में। मृदा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है, मृदा को संरक्षित करने के लिए टेरेस खेती करेंगे वही, काउंटर प्लॉगिंग को टेरेस फार्मिंग। फिर कहता है मिश्रित फसल की प्रणाली, ये भी अच्छी बात है। जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल, भैया घर में जो गोबर खाद होता है उसका इस्तेमाल कीजिए ना, देखिए मिट्टी आपकी कितने मस्त हो जाएगी, मिट्टी मस्त। तो हो जाएगा D नंबर उपरोक्त सभी, ठीक है, 34 का आंसर D। अगला थोड़ा फास्ट कर लेते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन बचा है। कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, इसका मेन स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स का प्रमुख स्रोत कौन सा है, रीन्यू 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 का सबसे मेन कोयला
नॉन अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय अनवीकरणीय, ये नवीकरणीय संसाधन है। और सबसे बड़ा नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो पूरी दुनिया में ठेका ले रखा है वो सूरज ले रखा है। बोला जब दुनिया में कहीं से ताकत नहीं मिलेगा तब मेरी रोशनी से ताकत मिलेगा। तो पूरी दुनिया में जो एनर्जी है वो सन के दिए हुए एनर्जी से है। पेड़ पौधों में जो एनर्जी है, जो साग सब्जी हम खाते हैं, वो कहाँ से आता है भाई? कहाँ से आता है? फोटोवोल्टेइक जो एनर्जी है, सूरज की रोशनी, उससे होता है भाई। ठीक है, उससे तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर वही एनर्जी जो सन की सनलाइट है, जो सोलर सिस्टम बैटरी चार्ज होता है, वो हमारा बैटरी भी चार्ज होता है पेटवा में, जो अनाज जाता है वो हमें सूरज का ही काम होता है। तो पूरी दुनिया में एकमात्र जो सोर्स है एनर्जी का, है ना, वो क्या है? सूरज है, सन है। सबसे पहले वो है, उसके बाद उसी का एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जल शक्ति मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय 36वां नंबर प्रश्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? जल शक्ति मंत्रालय 2019 में आया। और नेशनल वाटर पॉलिसी लाए क्यों थे? तो याद रखिएगा, जल संसाधनों का सतत उपयोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेप, है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? 2006 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? जो ग्रीन इंडिया मिशन, भारत को ग्रीन रखा जाए भाई, तो ये याद रखिएगा कि वन आवरण को बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना। भैया पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो सभ्य मकसद होगा, सब पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संसाधन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? बहुत ज्यादा संसाधन पाया जाता है। कहाँ? पेट्रोलियम अगर पाया जाता तो सबसे ज्यादा पैसा हम डॉलर काहे खर्च करते उन लोगों पे जा करके, है ना, जो सऊदी वौदी को जाके दे देते हैं। लोहा है, सोना है, कोयला है। तो कौन सा संसाधन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोयला, है ना, कोयला। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोयला के 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा प्रकार है? एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, लिग्नाइट, फिर क्या है? पीट है, पीट है। तो 4 क्वालिटी का कोयला है। बेस्ट क्वालिटी का कोयला ये है, बेस्ट क्वालिटी का। भारत में ये पाया जाता है बिटुमिनस, ये एंथ्रासाइट नहीं मिलेगा। लोहा गलाने में कौन सा कोयला इस्तेमाल करते हैं? लोहा गलाने में, लोहा को गलाने में इस्तेमाल किया जाता है किसको? बिटुमिनस को। तो करेक्ट आंसर होगा बिटुमिनस। कौन सा संसाधन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आंसर होगा क्या? कोयला, कोयला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भारत ने पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर भारत ने कब किया था? करेक्ट आंसर होगा भारत ने 2016 में किया था, 2016 में पेरिस समझौता। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर होगा सन 1932 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ी देर पहले बताए थे। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम, जंगलों को बचाने के लिए भी एक कानून लाया गया भारत में, और ये जो कानून है ये कब लाया गया था? तो 1980 में लाया गया, 1980। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो जंगलों को बचाने से संबंधित था चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है कब लाया गया? तो हमको लगता है कि 1992 में लाया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1992। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्वच्छ गंगा मिशन। ये जो स्वच्छ गंगा मिशन है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका गंगा के किनारे वन को लगाने का उद्देश्य था, प्रदूषण रोकना था, या फिर जल की सफाई करनी थी। तो जल का सफाई भी किया, जंगल गंगा के किनारे वन भी लगाया, और प्रदूषण को रोकने का भी था। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है, इसमें सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट उत्पादन करना इसमें मेन ये था। आपसे मैं पूछता हूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? आईएसए का मुख्यालय। तो आईएसए का मुख्यालय जो है यह कहां पर है? याद रखिएगा, गुरुग्राम के अंदर में, हरियाणा गुरुग्राम के अंदर में, हरियाणा गुरुग्राम के अंदर में। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल नेशनल सोलार अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? तो ये गुरुग्राम के अंदर में है, भारत में। गुरुग्राम भारत में, हरियाणा के अंदर में है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। राष्ट्रीय सौर मिशन जो हमने बनाया था, 100 गीगावाट जो है हम सौर ऊर्जा हम इसमें पाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय हरित
अधिकरण जिसको एनजीटी कहते हैं। एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो एनजीटी की स्थापना हुई थी सन 2010 में। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। 2015 में किसकी स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग की स्थापना हुई थी, नीति आयोग की। हालांकि दूसरे चैप्टर में हम घुस रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ? आ गया भाई मेरा, आ गया, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये गुरुग्राम के अंदर में, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तनकारी योजना है ना, कब शुरू हुआ? बताइए। ये पहला चैप्टर है आपका ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार एसएससी का सबसे मजेदार चैप्टर, पहला चैप्टर में से आता है। और जितना हम कराए थ्योरी में कल और आज जो टेस्ट करा रहे हैं, इतना 50 क्वेश्चन, वो भी सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे। शायद भी एक क्वेश्चन होगा जिसको आप इस लिस्ट से डिलीट कर सकते हो। मैंने बहुत प्रयास किया था, नहीं कर पाया। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, इतने मजेदार। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, थ्योरी कर लेते हो, कसम से संसाधन से अगर कोई सवाल आ गया ना, आपसे नहीं छूटेगा, कर जाओगे। हम कर जाएंगे, एक तो ना गाना था, हम मर जाएंगे, तो आप कहिएगा हम कर जाएंगे। ठीक है। उड़ान बैच बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए भैया आ गया है, 499 का बैच है। लेना कितना में है? कूपन कोड लगाइए, 349 में आप ले लीजिए। ठीक है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 1 साल की वैलिडिटी, लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा, क्लास नोट है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर है, भैया सब कुछ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे लेना है? ये फाउंडेशन बैच, जिनके घर में इंटर पास बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, आगे पढ़ना चाहता है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। 2 साल तक उसके पास ये बैच रहेगा। होता है ना, कोई बैच लेते हैं 700 800 1000 रुपए दिए, 6 महीना में एक्सपायर कर गया। नहीं, बच्चा छोटा है, अभी 11th में 12th में गया है या 12th पास कर गया है, 12th में इतना अच्छा पढ़ता है कि उसको कंपटीशन भी पढ़ना है, तो उसके लिए ये बैच बनाए हैं। एकदम 2 साल में उसको ना बारूद बना देंगे। ठीक है। तो ये 999 की बैच है, अभी डिस्काउंट में ये 699 में मिल रही है। जिसको अगला कोई एग्जाम नहीं देना है अभी अगले 6 महीने तक, 6 महीने बाद वो तैयार बारूद बनना चाह रहा है, 699 की बैच है। अभी डिस्काउंट और इसमें चल गया, 100 रुपए का और डिस्काउंट अभी हो रहा है 3 अक्टूबर तक, तो 599 में आप इसको फाउंडेशन बैच ले। बारूद बनने का एक जरिया है। तुरंत कोई बैच, मतलब तुरंत कोई एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर में, आप चाह रहे हैं कि भैया बच्चा हमारा 6 महीने बाद तैयार हो, तो उसके लिए ये है। और 2 साल तक ये कंटेंट उसी के पास रहेगा, पढ़ते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा। जितना भी बिहार एसएससी का भविष्य में टेस्ट सीरीज लाएंगे, दोबारा से इससे पैसा नहीं लेंगे। 2 साल तक नया नया टेस्ट सीरीज, इंटर लेवल का फिर अगले साल 2026-27 में आएगा, उस समय भी टेस्ट सीरीज लोग को देंगे हम। दोबारा कभी पैसवा का डिमांड नहीं करेंगे। तो जितना इंटर वाला है बिहार में बच्चा, सबको जुड़वा दीजिए। जितना इंटर पास है, घर में बैठा है, सोच रहा है कुछ करें, क्या करें नहीं करें, फाउंडेशन बैच में डालिए उसको। अब बोलिए बाबू किसी तरह पढ़ दो। और टेस्ट सीरीज का सपोर्ट 2 साल तक हम नया नया टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। हर टेस्ट सीरीज 200-300 रुपए का होता है, नहीं मांगेंगे दोबारा पैसा। अगले 2 साल तक बिहार एसएससी का हर साल बैच आएगा, आप जान रहे हो, हम लोग क्लास चलाते हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज भी हर बार नया टेस्ट सीरीज आएगा। तो इस साल का टेस्ट सीरीज अलग मिलेगा, अगले बार का 26 का अलग मिलेगा, 27 का टेस्ट सीरीज अलग मिलेगा। तो 3-4 तो टेस्ट सीरीज ही मिल गया उसको। ठीक है। ये सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम लोग नई बैच में चलाएंगे, यहाँ भी लाइव कर देंगे भविष्य में, जो इसमें मान लेते हैं कि पढ़ाने से छूट गया होगा। तो ये बैच जो ना 2 साल में ना, ये तो बारूद बन जाएगा। ठीक है। तो कोई अगर है आपके छोटा भाई बहन दोस्त यार, तो उसको 599 रुपए में भी डिस्काउंट में फाउंडेशन बैच से तनिक जोड़ दीजिए ना, इतना तो कर ही सकते हैं। ड्रीम्स ऑफ लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करवा दीजिएगा। पेड कोर्स में जाके फाउंडेशन बैच या जो बैच लेना चाहता है उनसे ऐड करवा दीजिएगा। ऑफिस अटेंडेंट भी डिस्काउंट में चल रहा है, कूपन कोड लगा के खरीदवा दीजिए और माई कोर्स में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं फोन पे गूगल पे नहीं, तो ये नंबर तो आपको पता है, ये है, ये नंबर आप ही नोट डाउन करके उस थोड़ा दे दीजिए उसको, बोलिए स्कैनर वगैरह मांग करके भी ज्वाइन हो सकता है। ठीक है। भला कर भला होगा। मजा आया? चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर। आज सिलेबस, संसाधन और उसके प्रकार है मोनू, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप जुड़े, आप पढ़े, आप हम पूरे क्लास को देखा, है ना। आप जैसा कौन होगा इस संसार में? आप जितना मेहनत करते हो, है ना, कोई नहीं करता होगा इतनी मेहनत। टाइम टेबल है भाई,
जिसका भी ऑफिस अटेंडेंट कह लो या ऑल एग्ज़ाम, इंटर लेवल, CGL, सब के लिए टाइम टेबल है भैया। ठीक है, ये 3 अक्टूबर तक डिस्काउंट है। ये है संसाधन का चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।